आइए आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th NCERT पार्ट फर्स्ट का ये 5वां चैप्टर है जिसका नाम है ऊष्मागतिकी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसा कि नाम से पता है कि ऊष्मा गति करती है, यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, तो उसको थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे। अब ऊष्मा चूंकि एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ऊष्मा गतिकी कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, थर्मोडायनेमिक्स, ऊर्जा जा रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कोई कण या पार्टिकल नहीं जा रहा है। तो देखिए लिखा हुआ है कि यह सार्वत्रिक अंतर वस्तु का केवल भौतिक सिद्धांत है जिसके लिए मैं संतुष्ट हूं कि इसके मौलिक सिद्धांतों को उनकी उपयुक्तता के प्राधार में कभी नकारा नहीं जा सकता है। यह अल्बर्ट आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने कहा है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि यह सार्वत्रिक अंतर वस्तु का केवल भौतिक सिद्धांत है। जाहिर सी बात है कि ऊष्मा यानी तापमान, इसको हम छूते हैं तो गर्म महसूस होता है, तो भौतिक रूप में हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि भौतिक सिद्धांत है केवल जिसके लिए मैं संतुष्ट हूं कि इसके मौलिक सिद्धांतों को यानी मूलभूत सिद्धांतों को उनकी उपयुक्तता के प्राधार में कभी नकारा नहीं जा सकता है। यानी इसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनकी हमारे जीवन में उपयुक्तता है, उसके आधार को कभी भी हम लोग नकार नहीं सकते। अब देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो कह रहा है जब ईंधन जैसे मीथेन गैस, रसोई गैस या कोयला हवा में जलते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अणुओं में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निर्मुक्त होती है। तो किसी चीज को हम जलाते हैं तो अणुओं के अंदर जो ऊर्जा भरी रहती है वही ऊर्जा ही तो ऊष्मा के रूप में निकलती है। तो वही कह रहा है कि जो अणुओं के बीच रासायनिक ऊर्जा होती है वही ऊष्मा के रूप में निकलती है। जब एक इंजन में ईंधन जलता है तब रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक कार्य में प्रयुक्त हो जाती है। कह रहा है जब इंजन के अंदर हम जैसे तेल जलाते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, कुछ भी, तो उस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग किसमें होता है? यांत्रिक ऊर्जा में, यानी गतिज ऊर्जा में। कह रहा है यह गैल्वेनिक सेल जो होते हैं, शुष्क सेल जिनको ड्राई सेल कहते हैं, जो हमारी टार्च के अंदर लगे रहते हैं, विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये विद्युत ऊर्जा बना करके आगे बल्ब लगा रहता है, तो उससे फिर प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दो भागों में टूट जाता है। प्रकाश भी निकलता है और बल्ब का तंतु गर्म होता है तो ऊष्मा के रूप में भी ऊर्जा निकलती है। तो इस प्रकार ऊर्जा के विभिन्न रूप विशेष परिस्थितियों में एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं एवं एक रूप से दूसरे रूप में बदले जा सकते हैं। जैसे बात है कि पेट्रोल, डीजल, इंजन, इन सब को गतिज ऊर्जा में बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश के रूप में बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं। तो वही कह रहा है कि ये सब एक दूसरे के रूप में बदले जा सकते हैं। इन ऊर्जा रूपांतरणों का अध्ययन ही ऊष्मागतिकी की विषय वस्तु है। तो ध्यान दीजिए कि ऊर्जा का जो रूपांतरण हो रहा है यही हम ऊष्मागतिकी का विशेष मूलभूत विषय वस्तु है। ऊष्मागतिकी के नियम स्थूल निकायों जिनमें बहुत से अणु होते हैं से संबंधित होते हैं, ना कि सूक्ष्म निकायों से जिनमें बहुत कम अणु होते हैं। तो कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के जो नियम हैं ये बहुत बड़े निकायों के लिए होते हैं। स्थूल निकाय मतलब बड़े पैमाने पर, ना कि सूक्ष्म निकाय यानी माइक्रो एलिमेंट के लिए होते हैं, बृहद अणुओं के लिए होते हैं, बृहद चीज के लिए, ना कि सूक्ष्म चीजों के लिए। ऊष्मागतिकी इस बात से संबंधित नहीं है कि ये परिवर्तन कैसे एवं किस दर से कार्यान्वित होते हैं।
यह परिवर्तनकारी निकाय की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था से संबंधित है। ध्यान दीजिए, ऊष्मागतिकी यह नहीं बताता है कि यह स्थिति कैसे आई है या यह चीज कैसे कार्यान्वित हो रही है। केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति से ही ऊष्मागतिकी का संबंध है और किसी चीज से नहीं है। ऊष्मागतिकी के नियम तभी लागू होते हैं जब निकाय साम्य अवस्था में होता है या एक साम्य अवस्था से दूसरी साम्य अवस्था में जाता है। तो ध्यान दीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी नियम लागू होंगे तभी लागू होंगे जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, यानी साम्य अवस्था की कंडीशन होगी, या यूं कह सकते हैं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अवस्था एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है और परिवर्तन एक दूसरे के बीच साम्य में है। किसी निकाय यानी सिस्टम के स्थूल गुण यानी बड़े गुण जैसे दाब एवं ताप साम्य अवस्था में समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो निकाय है, सिस्टम है, उसके जो स्थूल गुण हैं यानी बड़े गुण हैं वो समय के साथ नहीं बदलते हैं, जैसे दाब एवं ताप। इस एकक यानी अध्याय में हम ऊष्मागतिकी के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उन उत्तरों में देखिए बता रहा है कि कौन से उत्तर हैं। तो जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया या प्रक्रम में या प्रोसेस में हम ऊर्जा परिवर्तन कैसे निर्धारित करते हैं या परिवर्तन होगा अथवा नहीं होगा, एक रासायनिक अभिक्रिया या प्रक्रम कैसे प्रेरित होता है, रासायनिक अभिक्रिया किस सीमा तक चलती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए कुछ ऊष्मागतिकी के तकनीकी शब्द हैं यानी टेक्निकल वर्ड फॉर थर्मोडायनेमिक्स। तो कुछ तकनीकी वर्ड हैं उनके बारे में, जैसे हमारे शरीर में छोटी से छोटी वो इकाई जिससे शरीर बना है उसको कोशिका कहते हैं। तो जीव विज्ञान या यूं कहें कि जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में कोशिका कहा जाता है। उसी को हम लोग छोटे कण के रूप में जब प्रयोग करते हैं भौतिक में तो उसी को पार्टिकल कहा जाता है, और रसायन विज्ञान में छोटा कण प्रयुक्त करते हैं तो उसी को परमाणु कहा जाता है। तो उसी प्रकार ऊष्मागतिकी में कुछ तकनीकी शब्द हैं, टेक्निकल वर्ड, तो किसको क्या कहा जाता है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है हमारी उत्सुकता रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उनमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों को जानने की होती है। इसके लिए हमें ऊष्मागतिकी में प्रयुक्त होने वाले कुछ तकनीकी शब्दों को जानना होगा। उनका वर्णन नीचे दिया गया है। तो कुछ तकनीकी शब्द हैं जिनके बारे में हम जानेंगे तभी आगे चैप्टर को पढ़ सकेंगे। सबसे पहला वर्ड है निकाय एवं परिवेश। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो इसको साधारण भाषा में हम समझा रहे हैं, इसको समझिए। जैसे हम एक सिस्टम है और हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो सराउंडिंग है यानी परिवेश है या घेराव है। इसी प्रकार से अगर हम कोई बंद बीकर ले लें तो बीकर हमारा सिस्टम हो गया यानी निकाय हो गया, और उसके चारों ओर की हवा और जो भी वातावरण परिवेश है, यहाँ तक कि हम भी हो गए उस बीकर के सापेक्ष, तो हम परिवेश में आ गए। यानी सराउंडिंग का मतलब उसके चारों ओर जो कुछ भी है वो परिवेश होगा। जिसका भी अध्ययन करना चाहेंगे वो सिस्टम हो जाएगा, उसके चारों ओर का परिवेश हो जाएगा। जैसे पृथ्वी का अध्ययन करना चाहें तो पृथ्वी सिस्टम हो जाएगा और ब्रह्मांड परिवेश हो जाएगा। किसी नल का अध्ययन करना चाहें तो नल सिस्टम हो जाएगा, उसके अगल बगल के जो वातावरण है वो सब परिवेश या सराउंडिंग हो जाएगा। किसी पेड़ का, आम के पेड़ का अध्ययन करना चाहें तो आम का पेड़ सिस्टम हो जाएगा, उसका खेत, चारों ओर की हवा, चिड़िया, ये सब उसका जो है सराउंडिंग यानी परिवेश हो जाएंगे। तो जिसका अध्ययन करना चाहेंगे वो सिस्टम होगा। तो अब देखते हैं कि ऊष्मागतिकी में निकाय का अर्थ ब्रह्मांड के उस भाग से है जिस पर प्रेक्षण किए जाते हैं, मतलब जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, तथा इसका शेष भाग परिवेश कहलाता है।
शायद आपको समझ में आ जाएगा कि जिसका प्रेक्षण करना चाहते हैं, यानी जिसके विषय में हम जानना चाहते हैं, उस पर प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, वो हमारा निकाय या सिस्टम होगा। और चारों ओर का वातावरण शेष भाग, उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब परिवेश यानी सराउंडिंग होगा। अब परिवेश में निकाय को छोड़कर सब कुछ सम्मिलित है। अब जैसे एक बीकर का या हमारा अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे अलावा कमरे में कुर्सी, मेज, पंखा, हवा, जो कुछ भी है, जो कुछ भी रखा है, सब कुछ हमारा परिवेश हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि निकाय, परिवेश में निकाय को छोड़कर सब कुछ सम्मिलित है। तो निकाय एवं परिवेश दोनों मिलाकर ब्रह्मांड बनता है, यानी यूनिवर्स बनता है। तो निकाय एवं परिवेश दोनों मिलकर ब्रह्मांड बनता है। तो कुल मिलाकर के ब्रह्मांड इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। और सिस्टम क्या है, यानी निकाय क्या है, जिसका अध्ययन करना है, जिसका प्रेक्षण करना है, उसके अलावा सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब आ जाएगा। और निकाय मतलब उसके चारों ओर का, ब्रह्मांड में तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों आ जाएगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में तो सब कुछ है। और सिस्टम में वो है जिसका प्रेक्षण करना है, सराउंडिंग में वो है जो उसके चारों ओर का वातावरण है। ब्रह्मांड में परिवेश और निकाय दोनों है। अब देखिए कह रहा है निकाय के अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड निकाय में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है। ध्यान दीजिए, तो निकाय के अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड निकाय में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है। जैसे हम हैं तो हमारे अंदर जो भी चेंज हो रहा है, तो हमारे अंदर चेंज से ब्रह्मांड में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए प्रायोगिक कार्यों के लिए ब्रह्मांड का वही भाग, यानी यूनिवर्स का वही भाग जो निकाय से अंतर क्रिया करता है, परिवेश के रूप में लिया जाता है। तो अब देखिए परिवेश का मतलब क्या हो जाएगा। परिवेश का मतलब वो हो जाएगा जो निकाय है यानी सिस्टम है, उससे जितना भाग प्रभावित होगा उसी को हम परिवेश कहेंगे, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड तो प्रभावित होगा नहीं। तो जितना भाग ब्रह्मांड का प्रभावित होगा निकाय से, वो परिवेश हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि प्रायोगिक कार्यों के लिए ब्रह्मांड का वही भाग जो निकाय से अंतर क्रिया करता है, यानी निकाय से क्रिया करता है, परिवेश के रूप में लिया जाता है। अंतर क्रिया करता है यानी निकाय से प्रभावित है, एक तरह से कह सकते हैं। अब आगे देखिए, कह रहा है सामान्यतः समष्टि का वो क्षेत्र जो निकाय के आसपास होता है परिवेश के अंतर्गत लिया जाता है। देखिए समष्टि का मतलब ही भी खाली स्थान है, स्पेस, यानी इसी को हम स्पेस कह सकते हैं, खाली स्थान। तो एक खाली स्थान जो है, तो वही कह रहा है कि सामान्यतः समष्टि का वो क्षेत्र जो निकाय के आसपास है परिवेश के अंतर्गत लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रह्मांड है हमारा, तो ब्रह्मांड जो निकाय यानी सिस्टम के आसपास है उसी को परिवेश के अंतर्गत लिया जाता है, जिसके अंतर्गत अंतरक्रिया होती है। इसमें भी कह चुका है कि परिवेश उसे हम कहेंगे जो निकाय के साथ अंतरक्रिया कर सके, या निकाय के आसपास का क्षेत्र परिवेश के अंतर्गत लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कह रहा है कि यदि हम एक बीकर में उपस्थित दो पदार्थों ए एवं बी की अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, तो बीकर जिसमें अभिक्रिया का मिश्रण है निकाय होगा, एवं कमरा जिसमें बीकर है परिवेश का कार्य करेगा। तो ध्यान दीजिए कि जैसे एक कमरे में हम बीकर रख दें, उसमें ए और बी दो पदार्थ डाल दें और उस बीकर के अंदर क्रिया करें, तो बीकर हमारा निकाय हो जाएगा, और कमरा जिस कमरे में क्रिया कराई जा रही है, जिसमें बीकर रखा है, क्रिया तो हमारी बीकर में हो रही, तो जिस कमरे में बीकर रखा है वो हमारा सराउंडिंग या परिवेश हो जाएगा। अब देखिए इसमें स्टार लगाया है निकाय में, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि हम केवल अभिक्रिया मिश्रण को निकाय माने तो बीकर की दीवार परिवेश का कार्य करेगी। ये भी समझ लीजिए कि अगर अभिक्रिया मिश्रण को ही केवल हम सिस्टम मान लें
या निकाय मान लें, तो फिर बीकर की जो दीवारें हैं वो हमारा परिवेश का काम करेंगी, या सराउंडिंग, घेराव का। सराउंडिंग का मतलब हिंदी में घेराव होता है, परिवेश जिसे कह रहा है कि जो घेरे हुए है किसी चीज को, वो सराउंडिंग हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। अब देखिए आगे कह रहा है कि ध्यान रहे कि निकाय भौतिक सीमाओं जैसे बीकर या परख नली से परिभाषित किया जा सकता है। निकाय का मतलब परिवेश का मतलब सराउंडिंग है, सराउंडिंग का मतलब चारों ओर का वातावरण। तो वही कह रहा है कि निकाय यानी सिस्टम जो है उसके चारों ओर की जो भौतिक सीमाएं हैं जैसे बीकर या परख नली से परिभाषित किया जा सकता है। या समष्टि यानी स्पेस यानी खाली जगह में एक निश्चित आयतन के कार्तीय निर्देशांकों यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के समुच्चय यानी सेट से परिभाषित किया जा सकता है। समुच्चय मतलब सबके जोड़ से। जो कार्तीय निर्देशांक है, जैसे हम लोग समाकलन पढ़ते थे कि छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ मिला दें तो उसको समाकलन कहते थे। समाकलज इकट्ठा होता था जब करते थे समाकलन। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि अगर सारे निर्देशांक जैसे एक्स वाई जेड अक्ष मानते थे, उसमें जितनी जहाँ जहाँ भी परिवेश है उन निर्देशांकों का एक सेट तैयार किया जाए, सबको एक मिला दिया जाए, तो कह रहा है उससे हम लोग जो है परिभाषित कर सकते हैं भौतिक सीमाओं को। तो फिर से ध्यान दीजिए, कह रहा है ध्यान रहे कि निकाय भौतिक सीमाओं जैसे बीकर या परख नली से परिभाषित किया जा सकता है। या निकाय का मतलब सिस्टम या समष्टि यानी खाली जगह में या फ्री स्पेस में या ब्रह्मांड में जो खाली जगह है उसकी बात कर रहा है, में एक निश्चित आयतन के कार्तीय निर्देशांकों जैसे एक्स वाई जेड हम लोग लेते थे फिजिक्स में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, के समुच्चय यानी पूरे सेट से परिभाषित किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि निकाय यानी सिस्टम को वास्तविक या काल्पनिक दीवार या सीमा के द्वारा परिवेश से पृथक सोचा जाए। तो कुल मिलाकर के हमें यह सोचना है कि एक निश्चित जगह है कि उसको हम अलग मान रहे हैं सबसे। जैसे क्लास के अंदर विद्यार्थी बैठे हैं, हम हैं, वो पूरा सिस्टम है, और उस क्लास की दीवार के बाहर पूरा परिवेश है यानी सराउंडिंग है। तो इस तरह हमको पृथक सोचना पड़ेगा कि निकाय परिवेश से पृथक है। अब देखिए वो दीवार जो निकाय एवं परिवेश को पृथक करती है परिसीमा या बाउंड्री कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, जाहिर सी बात है कि बाउंड्री ही होगी। जैसे एक घर होता है, उसके चारों ओर एक बाउंड्री बना दी जाती है, तो घर और पूरे वातावरण को घर से अलग करती है, तो उसको बाउंड्री कह देते हैं। तो उसी प्रकार से जो निकाय और परिवेश यानी सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करेगी बीच की दीवार, उसे बाउंड्री कहते हैं। परिसीमा यानी बाउंड्री द्वारा हम निकाय के अंदर और बाहर द्रव्य एवं ऊर्जा के संचरण को नियंत्रित एवं प्रेक्षित कर सकते हैं। तो जो बाउंड्री होती है, इसके अंदर ऊर्जा और द्रव्य यानी मैटर दोनों के आदान प्रदान को हम नियम कानून के आधार पर चाहें तो नियंत्रित कर सकते हैं। और उसी के आधार पर निकाय का नाम दिया गया है कि निकाय खुला है कि बंद है कि विलगित है, इसके आधार पर हम लोग बताएंगे। तो इसको हम आगे जो है समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हमारे पास आ जाता है निकाय के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो अब हम द्रव्य एवं ऊर्जा के संचरण के आधार पर निकाय को वर्गीकृत करते हैं। तो सिस्टम यानी निकाय को किस आधार पर खुला बंद बता रहे हैं? द्रव्य यानी मैटर और ऊर्जा के उस बाउंड्री यानी जो दीवार निर्धारित की गई है उसके अंदर बाहर आने जाने के नियम के आधार पर हम निकाय को ओपन कहेंगे या बंद कहेंगे या विलगित कहेंगे, उस आधार पर हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा आ जाता है खुला निकाय यानी ओपन सिस्टम।
तो खुला निकाय में क्या होता है, तो एक खुले निकाय में ओपन है, तो जैसी बात है कि अगर पानी है, पानी को अगर हम ऊपर ढक्कन न बंद करें और तेज धूप हो तो पानी भाप बन के बाहर निकल सकता है। और जब पानी भाप बन के बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि भाप के कण बाहर क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि उनमें ऊर्जा है, तो ऊर्जा ले करके पानी की सतह छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर निकाय खुला है यानी ओपन सिस्टम है, तो ऊर्जा और द्रव्य दोनों का निकाय और परिवेश में एक्सचेंज हो सकता है, यानी आवागमन हो सकता है। तो देखिए, एक खुले निकाय में ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का निकाय एवं परिवेश के मध्य विनिमय यानी एक्सचेंज हो सकता है। ऊर्जा आ भी सकती है, निकल भी सकती है, पदार्थ द्रव्य आ भी सकता है, निकल भी सकता है। उदाहरणार्थ अभिकारक एक खुले बीकर में लिए जाएं, एग्जाम्पल हो गया। तो ये हमारा ओपन सिस्टम हो गया। पूरा अंडरलाइन करने से इतना अंडरलाइन कर दिए। अब देखिए क्लोज सिस्टम क्या है, बंद निकाय। अब जैसी बात है, जब ढक्कन बंद कर देंगे तो ढक्कन बंद कर देंगे तो क्या होगा, पानी भाप बन के बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन ऊष्मा के रूप में बीकर की दीवार से ऊर्जा बाहर निकल सकती है। भाई हम डिब्बे को छुएंगे तो गर्म महसूस होगा, तो ऊष्मा बाहर निकल सकती है, या डिब्बा ठंडा महसूस होगा, बाहर से ऊष्मा डिब्बा ले सकता है, लेकिन पानी के कण भाप बन के बाहर नहीं निकलेंगे अगर ढक्कन बंद कर दिया जाए। तो यहाँ क्या होगा, ऊर्जा का तो विनिमय हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है वातावरण से यानी परिवेश से, निकाय और परिवेश में, लेकिन द्रव्य का नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए, एक खंड कम हो गया। तो बंद निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव्य का विनिमय संभव नहीं है, परंतु ऊर्जा का विनिमय हो सकता है। जैसे अभिकारक बंद बर्तन में लिए जाएं, जो रिएक्टेंट हैं, क्रिया करने वाले पदार्थ हैं, उनको बंद बीकर में ले लिया जाए। पूरा अंडरलाइन करना है, इसलिए हमने यहाँ कर दिया कि आप पूरा समझ लीजिए। अब आगे आ जाता है हमारा विलगित निकाय। विलगित का मतलब आइसोलेटेड। इसको ऐसी जगह पर रख दिया गया है कि जैसे हम लोग जब कोठी में मिट्टी की कोठी बनाई जाती है, उसमें गेहूं धान भर देते हैं, तो उसमें चारों ओर से मिट्टी का पूरी तरह लेप कर देते हैं कि बाहर से कीटाणु विषाणु कीड़े मकोड़े गेहूं को खराब करने के लिए ना अंदर जा सके, न गेहूं अंदर से बाहर आ सके, यानी कुछ भी न ऊर्जा और न द्रव्य, कुछ भी न बाहर आ सके न बाहर का अंदर जा सके। तो इसे विलगित निकाय कहेंगे, यानी वातावरण से विलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो इसी को विलगित निकाय आइसोलेटेड कहेंगे। इसमें ऊर्जा और द्रव्य दोनों का वातावरण निकाय के बीच आदान प्रदान या विनिमय या एक्सचेंज नहीं होता। तो एक विलगित निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव्य एवं ऊर्जा दोनों का ही विनिमय संभव नहीं है। उदाहरणार्थ अभिकारक एक थर्मस फ्लास्क में लिए जाएं। जैसे थर्मस में पानी रखते हैं तो पानी ठंडा भर देते हैं तो ठंडा बना रहता, क्योंकि ऊष्मा का भी आदान प्रदान वातावरण से नहीं होता, और ढक्कन बंद किए रहते हैं तो पानी का भी नहीं होता। तो न द्रव्य बाहर भीतर जा सकता है, न ऊष्मा बाहर भीतर यानी ऊर्जा बाहर भीतर जा सकती है। तो थर्मस फ्लास्क इसका उदाहरण है। चित्र 5.2 में विभिन्न प्रकार के निकाय दर्शाए गए हैं। तो चित्र 5.2 देख लेते हैं कि किस प्रकार से निकायों को दर्शाया गया। तो यहाँ पर देखिए, ये एक में ये देखिए सबसे पहले परिवेश एवं निकाय दिखाया गया है। तो जैसे ये पूरा डिब्बा है, डिब्बा में ये कुछ ले लिया है, तो ये पूरा ये निकाय हो गया हमारा, और बाहर जो कुछ भी है देखिए परिवेश है। अब खुला निकाय में देखिए द्रव्य को दोनों तरफ तीर लगाया है, यानी द्रव्य इसके अंदर डाला जा सकता है या निकाला जा सकता है। ऊर्जा में भी दोनों तरफ तीर लगाया है, यानी ऊर्जा ऊष्मा प्लस कार्य कह सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा ही जब कार्य होता है तो ऊष्मा भी निकलती है और कार्य भी होता है। जैसे मोटर चलाइए तो कार्य भी होगा, मोटर से आटा पीसा जाता है और गर्म भी हो जाती है मोटर, तो ऊष्मा भी निकलेगी और कार्य भी होगा। तो कुल मिला के दोनों तरफ तीर लगाए हैं, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, ऊर्जा का भी,
अंदर बाहर, निकाय और परिवेश में। देखिए निकाय है, परिवेश, और द्रव्य का भी। अब बंद निकाय है, बंद निकाय है तो देखिए ढक्कन बंद कर दिया, इसमें ढक्कन खुला, इसमें ढक्कन बंद। अब देखिए ये अंदर द्रव्य रहेगा, द्रव्य में एक ही तरफ तीर है, देखिए अंदर बाहर नहीं लगाया, मतलब द्रव्य अंदर रहेगा, बाहर नहीं निकल सकता। ऊर्जा बाहर निकल सकती है, देखिए तीर लगाया, अंदर भी जा सकती है, दोनों तरफ तीर लगाया। तो बंद निकाय में ऊर्जा बाहर अंदर आ सकती है, द्रव्य नहीं। अब ये देखिए विलगित निकाय बनाया है, आइसोलेटेड सिस्टम। द्रव्य में भी एक ही तरफ तीर है, ऊर्जा में भी एक ही तरफ तीर है, मतलब अंदर की ओर है। तो मतलब द्रव्य भी अंदर रहेगा, ऊर्जा भी अंदर रहेगी, परिवेश से आदान प्रदान, एक्सचेंज यानी विनिमय नहीं हो सकता। अब देखिए अगली हेडिंग है हमारी निकाय की अवस्था। अंग्रेजी में कहेंगे द स्टेट ऑफ सिस्टम। तो निकाय की अवस्था समझ लेते हैं। तो किसी भी ऊष्मागतिक निकाय का वर्णन कुछ गुणों जैसे दाब, आयतन और ताप एवं निकाय के संगठन यानी कंपोजिशन को निर्दिष्ट करके किया जाता है। तो कुल मिला के निकाय की अवस्था की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ताप, आयतन, दाब और कंपोजिशन ऑफ सिस्टम जो होगा, सिस्टम का संगठन जो होगा, उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। हमें निकाय को वर्णित करने के लिए इन गुणों को परिवर्तन से पूर्व एवं पश्चात निर्दिष्ट करना पड़ता है, यानी स्पेशली ध्यान देना पड़ता है कि इनमें क्या परिवर्तन हो रहा है। आपने भौतिक शास्त्र में पढ़ा होगा कि यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स में किसी निकाय की क्षणिक अवस्था की व्याख्या निकाय के सभी द्रव्य बिंदुओं के उस क्षण परिस्थिति एवं वेग के आधार पर की जाती है। तो जो हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते थे जिसमें न्यूटन के नियम आते थे, गति के नियम, ये सब, तो किसी पार्टिकल का हमें समझना पड़ता था, तो उसमें स्थिति और वेग इसी के आधार पर हम लोग द्रव्य के बिंदुओं का की पोजीशन निश्चित करते थे। तो उसी प्रकार ऊष्मागतिकी में अवस्था का एक अलग एवं सरल रूप प्रस्तावित किया गया है। तो ऊष्मागतिकी में दाब, आयतन, ताप और निकाय के जो कंपोजिशन है उसके बारे में हम स्पेशली ध्यान देंगे। जैसे किसी पार्टिकल के स्थिति और वेग के आधार पर हम लोग मैकेनिक्स में उसके सिस्टम यानी निकाय की व्याख्या करते थे। तो कह रहा है इससे प्रत्येक कण की गति के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ हम निकाय के औसत मापन योग्य गुणों का प्रयोग करते हैं। हम निकाय की अवस्था को अवस्था फलनों या अवस्था चरों के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो अवस्था फलनों या स्टेट फंक्शन या अवस्था चरों या स्टेट वेरिएबल के रूप में हम लोग इसको व्यक्त करेंगे। तो स्टेट फंक्शन और स्टेट अवस्था चर जो हैं, स्टेट वेरिएबल्स जो बदल रहे हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे और उसी के आधार पर हम लोग आगे गणना करेंगे। तो अवस्था फलन या अवस्था चर यानी स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए ऊष्मागतिकी में निकाय की अवस्था का वर्णन उसके मापन योग्य अथवा स्थूल गुणों के द्वारा किया जाता है, यानी जो नापे जा सके या जो स्थूल गुण है। स्थूल का मतलब माइक्रोस्कोपिक, यानी बड़े पैमाने पर। तो अवस्था जो स्टेट की बात की जा रही है, तो ऊष्मागतिकी में निकाय की अवस्था या स्टेट का वर्णन उसके मापन योग्य अथवा स्थूल गुणों यानी माइक्रोस्कोपिक बड़े पैमाने पे जो गुण है उनके द्वारा किया जाता है, जिनको हम नाप सकें। हम एक गैस की अवस्था का उसके दाब, आयतन, ताप, मात्रा आदि से वर्णन कर सकते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि स्टेट में हम लोग क्या ले सकते हैं जो हम माप सकते हैं। मान लीजिए किसी गैस को लिया जाए तो गैस के अणुओं को की गणना की जा सकती है, दाब की गणना की जा सकती है, ताप की गणना की जा सकती है, आयतन की गणना की जा सकती है।
तो ये सब हम अवस्था या स्टेट के रूप में लेंगे। पीवीटी यानी दाब, आयतन और ताप को अवस्था, चर अथवा फलन कहते हैं। यही वेरिएबल है जो मतलब बदल सकते हैं, या इन्हीं को फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इनका मान निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, ना कि इसको प्राप्त करने के तरीके पर। तो ताप, दाब, आयतन जो गैस के हैं, ये जो है निकाय की स्टेज पर निर्भर करता है, अवस्था पर यानी स्टेट पर, ना कि किस प्रकार से वो स्टेट प्राप्त हुआ है। ये हमको ये चीज नहीं बताता, उस अवस्था पर निर्भर करेगा। जैसे भाप की अवस्था है पानी की, तो उसका तापमान कुछ अलग होगा, उसका आयतन कुछ अलग होगा, उसका दाब कुछ अलग होगा। अब वो भाप की अवस्था सिलेंडर जला करके आपने उत्पन्न की कि लकड़ी जला करके या सूरज की रोशनी से भाप बनी, ये चीज हमको नहीं बताता है। तो किस तरीके से भाप बनी उस तरीके को नहीं बताता, वो अवस्था मिल गई बस ये बात को बताता है। तो वही कह रहा है कि पीवीटी यानी दाब, आयतन और ताप को अवस्था, चर यानी स्टेट वेरिएबल या फलन कहते हैं, फंक्शन जिसको कहते हैं, क्योंकि इनका मान निकाय की अवस्था पर निर्भर नहीं करता है, ना अवस्था पर निर्भर करता है, ना कि इसको प्राप्त करने के तरीके पर। कैसे प्राप्त हुआ? तो किसी निकाय की अवस्था को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए निकाय के सभी गुणों का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कुछ गुण ही स्वतंत्र रूप से परिवर्तित हो सकते हैं। इन गुणों की संख्या निकाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। एक बार कम से कम संख्या में इन स्थूल गुणों को तय कर लिया जाए तो बाकी सारे गुणों का मान स्वतः निश्चित हो जाता। तो ध्यान दीजिए कि किसी निकाय के जो है अवस्था को वर्णन करने के लिए निकाय के सभी गुणों की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ गुण हैं जो परिवर्तित होते हैं, उन गुणों की संख्या उस निकाय के प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर उनको हम लोग समझ लें तो सारे गुणों का मान स्वतः ही निश्चित हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है अवस्था फलन और अवस्था चरों के बारे में पढ़ा। अब आगे आ जाता है आंतरिक ऊर्जा, जो कि एक अवस्था फलन है। आंतरिक ऊर्जा, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।